मोशन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ लेते हैं, बड़ा आसान सा है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग इसमें ना टोटल 3 क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम रिलेट करेंगे। पहली उन क्वांटिटीज में आएगी नेट फोर्स, जिसके बारे में मैंने कल आपको बड़ी तसल्ली से बताया था। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत या कुछ ना कुछ उसका समझ आ गया होगा। और उसके बाद जो दूसरी क्वांटिटी है वो है एक्सेलरेशन, और तीसरी जो क्वांटिटी जिसको हमने इसमें डिस्कस करना है वो है मास। ठीक है। अब आप लोगों ने ये जो बुक में लिखा हुआ है ये ना देखें, मेरी एग्जांपल सुने और उस पर गौर करें। फर्ज करें कि एक मास है, एक बॉडी है जिसको मैंने यहाँ पे रेड कलर से बनाया है, और इस बॉडी के ऊपर क्या किया जा रहा है, इस बॉडी के ऊपर मुसलसल इस डायरेक्शन से एक फोर्स अप्लाई की जा रही है। उस फोर्स को या उस नेट फोर्स को मैं एफ कह देता हूँ। ठीक है। अब जब मुसलसल फोर्स अप्लाई की जा रही होगी, पहले ये बॉडी रेस्ट पर थी, लेकिन जब इसके ऊपर मुसलसल फोर्स अप्लाई की जा रही होगी तो मुझे आप लोगों से जवाब चाहिए कि क्या इसकी वेलोसिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? ज्यादा होगी मुसलसल या एक आएगी और वही चलती रहेगी? ज्यादा होती रहेगी। जब आप फोर्स एक ही अप्लाई करते रहे, चेंज ना करें, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं तो एम मूव करेगा और वो उसकी वेलोसिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होती रहेगी। ठीक है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होती है वो अप्लाइड फोर्स से अगर कम होगी तो वो एक्सेलरेट करेगी। तो आपने जब इसके ऊपर फोर्स एफ अप्लाई की तो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन, अच्छा ये भी सुन लें कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी होती है। ये हमने एक्सेलरेशन के टॉपिक में किया था। अब हमने इन 3 क्वांटिटीज को देखना है। अगर मैं मास चेंज ना करूं, अगर मैं क्या करूं, मैं मास को चेंज नहीं करता, मास एक ही रखता हूं और फोर्स को इंक्रीज करता हूं, तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी या कम प्रोड्यूस होगी? और ज्यादा। यानी फोर्स ज्यादा करने से एक्सेलरेशन भी उतनी ही ज्यादा प्रोड्यूस होगी। और अगर मैं मास चेंज ना करूं और क्या कर दूं और फोर्स अप्लाइड को कम कर दूं तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हम लोगों को पता है, हम छोटी क्लासेस से बच्चों को करवाते हैं, पता नहीं सही तरह समझाया नहीं जाता, मैं भी डंडी मार जाता हूँ छोटे बच्चों के मामले में। लेकिन जो रेशोज वाला टॉपिक था उसमें हमने किया होगा कि जब एक क्वांटिटी के साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी ज्यादा होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है। तो यही बात अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि अगर फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों के अंदर चेंज सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो वो क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देता हूँ या आप लोग खुद लिख लीजिएगा इस जगह पर, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अंग्रेजी में लिख लें F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ब्रैकेट डाल के 3 नुक्ते डालें, फिर लिखें 3 नुक्ते, 2 ऊपर 1 नीचे। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू A। अच्छा, अब हम एक मुख्तलिफ काम करने लगे हैं। अब हम ये करने लगे हैं कि सिनेरियो ऑलमोस्ट वही है, सिनेरियो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन पहले हमने मास को फिक्स किया था, अब हम किसी और चीज को फिक्स करते हैं। यहाँ पर मास था और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही थी, नेट फोर्स जो लग रही थी वो इस डायरेक्शन से लग रही थी, उसको हमने डिनोट किया था कि इसके साथ, एफ के साथ। ओए ये क्या आ गया, एक मिनट, उसको हमने डिनोट किया था एफ के साथ, और उस फोर्स को एम के फोर्स अप्लाई कर रहे थे ए के ऊपर, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से मास के अंदर एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, अब ये एफ और ए दोनों ही क्या हैं, वेक्टर्स हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फिक्स कर रहे हैं फोर्स को। अब हम फिक्स कर रहे हैं किसको, इस फोर्स को फिक्स कर रहे हैं। तो मास ज्यादा होगा, फोर्स एक जितनी अप्लाई करें लेकिन मास को ज्यादा कर दें तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी या कम, कम होगी। यानी जब आप मास को इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और अगर एक्सेलरेशन को इंक्रीज, हाँ, अगर एक्सेलरेशन को इंक्रीज करते हैं तो फिर एक्सेलरेशन को इंक्रीज करते हैं तो फिर क्या होगा, तो मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब वो मिट गया, चलो कोई बात नहीं।
ठीक है, तो अब इन दोनों का रिलेशन किस तरह का होगा कि एक चीज के ज्यादा होने से दूसरी चीज कम हो रही है, हम इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। अब आप यही बात यहां पर लिख लें कि ए इज या एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, सॉरी एम, एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। लिख लिया जी। अच्छा, अब यही सारी बात हम वर्डिंग में लिख लेते हैं तो क्या बनता है, तो ये बनता है कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कि जब एक बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स लग रही है तो क्या होगा, तो ये होगा कि इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। मैंने ये बातें की थी। फिर हम आगे चलते हैं तो हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नेट फोर्स के, और ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, नेट फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास के एक्सेलरेशन की ही बात की जा रही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बन गई आपकी किसकी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। अब हम इसी की मैथमेटिकल डेरिवेशन करके एक इक्वेशन निकालेंगे। अब मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे होगी, अभी मैंने आप लोगों को ये डेरिवेशन के सामने कुछ बातें लिखवाई थी। उनमें पहली बात क्या थी कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, अगर ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसके लिए ये जो अल्फा की तरह का या ये जो सिंबल है ना, ये प्रोपोर्शनैलिटी के लिए यूज किया जाता है। और अगर, अच्छा मैं यहाँ पे एक और बात बताऊं फिर वो करते हैं, कि अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के तो हम इसको प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल्स टू डाल सकते हैं, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू भी आ जाती है, CONST लिख रहा हूं और यहाँ पर बी आ जाता है। यानी अगर आप एक ये साइन हटाते हैं तो उसकी जगह ये दो चीजें लाजमी आ जाएंगी। ठीक है, आप 10th में करेंगे, इसके प्रॉपर मैथ में क्वेश्चंस भी हैं। अब आ जाते हैं वापस इधर। हमने कहा था ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के, हमने कहा था ए डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/m के। अगर हम ये ऊपर ब्लैक वाली बातों को इकट्ठा कर दें, यकजा कर दें, तो ऊपर एफ आ जाएगा और नीचे एम आ जाएगा, और ये यहाँ पर ए के साथ प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। ठीक है, हमने उनको कंबाइन कर दिया। अब इसी को जैसे आप इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं ना, कि m नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड मल्टीप्लाई, या दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कटिंग और m आ गया, तो इसी तरह ये a इज प्रोपोर्शनल टू f ओवर m में आप क्या करेंगे कि आप इस m को इस साइड पे करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, एक मिनट ब्लू, हाँ ये रहा, f इज प्रोपोर्शनल टू ma। ठीक हो गया। तो यहां से जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पास क्या आता है, आपके पास इक्वल्स टू आता है और साथ कोई कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट इस केस में आप किसके बराबर ले रहे हैं, वो कांस्टेंट इस केस में आप k के बराबर ले रहे हैं, तो ये f इक्वल्स टू KMA आ जाता है। और SI यूनिट्स में जो हम यूनिट्स फॉलो कर रहे हैं शुरू दिन से, उसमें इस k को हम किसके बराबर लेते हैं, हम उस k की वैल्यू 1 के बराबर लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन f इक्वल्स टू KMA थी, ये क्या बन जाएगी, f इक्वल्स टू MA बन जाएगी। ठीक है, और ये जो आपके सामने फाइनल इक्वेशन आई है f इक्वल्स टू MA, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आई है। आप आगे भी इसे जगह जगह यूज करते हैं, फिजिक्स की बेसिक इक्वेशन में से है कि आप जब भी लिखेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है तो वो आपको ये इक्वेशन देता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग ये सारी डेरिवेशन पहले स्टेटमेंट लिखें और ये f इक्वल्स टू MA की डेरिवेशन लिखें। मैंने आपको जो एडिशनल चीज लिखवाई है वो भी लिखेगा, फिर हम इसके यूनिट्स देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई, पहले तो ये बताएं। जी जी यार, चूक जाऊंगा। अच्छा, अब आप लोगों ने जो पीछे डेफिनेशन लिखी थी ना फोर्स की, वहां पर ये वाला मैथमेटिकल रिलेशन भी नोट कर लीजिएगा कि जब फोर्स की डेफिनेशन आए तो आप वहां पर लिख सकते हैं, बल्कि लिखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल्स टू MA। और जब आप इसके SI यूनिट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि SI यूनिट फोर्स का हम क्या लेते हैं, न्यूटन के बराबर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहीं से आगे हम चलते हैं और न्यूटन की डेफिनेशन